हाय एवरीवन, दिस इज़ काशान अहमद। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं ये मेड इन पाकिस्तान इनिशिएटिव का पार्ट है। यूटोपिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं और उसमें हमने अपने प्रोडक्ट्स भी आपके सामने लेके आएंगे और जो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो भी हम कन्वे करना चाहते हैं ताकि और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज जो हमारी वीडियो है, सेकेंड वीडियो, वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग पर है कि हम कैसे प्लास्टिक के दाने को यूज़ करके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेटली हमें इसमें काफ़ी सक्सेस मिली है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के और भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस डोमेन में आएँ, इस मार्केट में आएँ और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे साथ आज उसामा अमीन मौजूद हैं जो कि DGM डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है। हम उनसे बात करेंगे, उनका इंसाइट लेंगे कि किस तरह वो यहाँ तक पहुँचे, उनकी डेवलपमेंट्स क्या थी और क्या उनको सक्सेस मिली है, क्या चैलेंजेस हैं जो कि एक नया एडिशन जो एक भी न्यू कमर है वो उन पिटफॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सामा फॉर गेटिंग ऑन बोर्ड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कन्वर्सेशन दैट वी विल हैव। Thank you for having me today. I hope this will add value to the viewers. ऑफ कोर्स यूटोपिया काफ़ी टाइम से टेक्सटाइल में काम कर रहा था, कोर एरिया टेक्सटाइल ही रहा यूटोपिया का, लेकिन अब प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं और स्पेसिफिकली इंजेक्शन मोल्डिंग में हम आ रहे हैं। तो चाइना से हम पहले करते थे, अब पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो वाई वी मूव टू टेक्सटाइल फ्रॉम चाइना एंड ऑल्सो प्लास्टिक? Back in 2018-19, management was planning to bring a lot of products into Pakistan only for the manufacturing. उसमें इनिशियली हमारी टेक्सटाइल की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स थी जो हम पाकिस्तान मूव कर रहे थे नेचुरली फॉर द रीजंस के यहाँ पे टेक्सटाइल बेस एक अवेलेबल है। तो बाय एंड ऑफ 2019 मैनेजमेंट आस्क्ड के इफ़ वी कैन ब्रिंग नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि उस वक्त हम काफ़ी सारी नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कर रहे थे, अभी भी करते हैं। उसमें प्लास्टिक्स है, मेटल है, कुकवेयर है। प्लास्टिक में आने का मेन ड्राइव क्या था? हमने ग्लोबल मार्केट में कोई पोटेंशियल देखा इसका, लोकली पोटेंशियल देखा, तो टेक्सटाइल से प्लास्टिक में क्यों आया? देखिए, प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक तो आजकल आपको हर इंडस्ट्री में मिलेगा। व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलीमर इटसेल्फ, तो वो ऐसा मटेरियल है जिसके इर्द गिर्द अराउंड देयर लाइक सो मेनी डिफरेंट फ्लेक्सिबल आइडियाज़ जो आप उससे बहुत कुछ बना सकते हैं, कर सकते हैं। आप हर एक नीश में, हर एक प्रोडक्ट में, हर एक इंडस्ट्री में प्लास्टिक आता है। फॉर एग्जांपल आप उसमें टॉयज़ हैं, लीगोज़ हैं, कार्स हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और हाउस होल्ड की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, किड्स एंड बेबीज़ हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें प्लास्टिक है, पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक, इवन कंस्ट्रक्शन और इस तरह की और बहुत सारी एंडलेस फील्ड्स हैं जिसमें प्लास्टिक जो है वो मौजूद है, किसी न किसी शेप में आपको मिलता है। एडवांस मटेरियल्स आपको कंपोजिट्स प्लास्टिक्स में मिलता है। मीनवाइल अगर आप साइज़ ऑफ द मार्केट की बात करें तो प्लास्टिक की जो रॉ मटेरियल मार्केट है दैट इज समवेयर अराउंड $600 billion पर एनम एज ऑफ 2022 एंड एज पर एस्टिमेटेड ये 2030 तक जो है $830 billion तक पहुँची। तो वोंट इट बी मतलब एक चैलेंजिंग चीज़ नहीं थी, क्योंकि टेक्सटाइल आप बहुत टाइम से कर रहे थे, प्लास्टिक शुरू ही किया था उस वक्त और उसको इन हाउस लेके आना? We have a certain, as a company, we have a certain comfort zone doing new things, obviously with the right amount of pre-feasibilities and checking the risk and everything. तो उस वक्त भी यही हमने किया कि 2019-2020 में although there was a COVID coming around the world, but हमने जो है उसकी सारी feasibilities करके and then we planned कि हम इंजेक्शन मोल्डिंग में जाते हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे लोगों से बात की, चाइना में बात की। तो उस वक्त हमें चाइना से ही करते हुए कितना टाइम हुआ था प्लास्टिक डिवीजन में? हम काफ़ी टाइम से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स करते थे चाइना में, और पाकिस्तान से भी कुछ प्रोडक्ट्स करते थे, बट दैट वर वेरी लिमिटेड फ्रॉम पाकिस्तान। बट स्ट्रेटेजिकली वी थॉट कि इट्स गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट ब्रिंगिंग द पोर्टफोलियो इनटू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ वी हैव चीप लेबर ओवर हियर। और इसके अलावा बाइंग लाइक फ्रॉम 10 different suppliers in China versus one single roof operation in Pakistan is going to be very like easily manageable for the supply chain and everything. इसलिए हम जो है उसको पाकिस्तान लाने की हमने कोशिश की। We started with one single mold और उसको हमने कुछ महीने चलाया पाकिस्तान में। फिर by March 2020 जब the world was going close for COVID, तो हमने जो है 6 मशीनें ऑर्डर की। वो मशीनें ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में हमारे पास आई। तो जस्ट थोड़ा से पीछे जाते हैं, जब आपने कहा कि आपने प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट करी यहाँ पे, तो चाइना का एक जो स्किल है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी वो बहुत अच्छा है। तो हमने जब इन हाउस को प्रोड्यूस किया तो वो हम क्या सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी, सेम लेवल ऑफ क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाए इनिशियली मोल्ड्स में? टू बी लाइक ऑनेस्ट, जब हमने पहला मोल्ड पाकिस्तान से बनवाया
तो उसमें हमें तकरीबन मोल्ड बनने के भी 6 महीने बाद तक उसमें क्वालिटी इश्यूज आते रहे और हमने वो मोल्ड्स जो है वो बाहर चलवाए थे, बिकॉज प्लास्टिक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें मोल्ड इज़ लाइक 60-70% ऑफ द प्रोडक्ट, बाकी आप उसको मशीन पैरामीटर्स में क्वालिटी को मेंटेन करोगे। तो इनिशियली मोल्ड में हमें बहुत इशू आया, वो पाकिस्तान से हमने बनवाया और उसको फाइनलाइज होने में, और शुरू में हमारे क्योंकि हमारा सेटअप बन रहा था, हमारी मशीन ऑर्डर हुई थी, तो हम उस मोल्ड को बाहर थर्ड पार्टीज़ के पास चलवा रहे थे। सो जैसे भी आपने बोला कि आपको टेक्निकल चैलेंज आया, तो उसके अलावा भी जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स हम देख रहे होते हैं, किसी भी कंट्री में हम जाते हैं फिजिबिलिटी उसकी देखते हैं, तो क्या यहाँ पे रॉ मटेरियल की फिजिबिलिटी, यूटिलिटीज़ की फिजिबिलिटी या फिर लोकल इनकरेजमेंट इतनी थी कि हमने कहा चलें ठीक है हम पाकिस्तान में प्लांट लगाते एंड लेट्स बिगिन विद इट। सो टेक्निकल एक्सपर्टी के अलावा कुछ आपको चैलेंजेस मिले? देखिए, जो जिसको हम कहते हैं कि एक चैलेंज मिला टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में, वो सिर्फ पहले मोल्ड की हद तक था, बिकॉज वी वर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारी मशीन्स भी नहीं थी, हम उसको आउटसोर्स कर रहे थे। बट देन हम बाद में हमने 6 मज़ीद मोल्ड्स ऑर्डर किए, 6 मशीन्स ऑर्डर की, तो उसमें फिर हमें जब सब कुछ हम इन हाउस कर लिया हमने, तो उस तरीके की एक्सपर्टीज़ का इशू नहीं फेस हुआ, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन हाउस, यू कैन मैनेज थिंग्स, यू कैन मेंड अकॉर्डिंगली, आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को सेट कर सकते हो। प्लस जहाँ तक लोकल मार्केट का बात है, तो लास्ट गवर्नमेंट से पहले अगर आप 4-5 साल पहले जब आप होलसेल मार्केट्स में जाते थे या इवन स्टोर्स में जाते थे, तो वहाँ पे आपको लाइक मेजॉरिटी जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स मिलती थी, बिल्कुल। बट लास्ट गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ाई थी इम्पोर्ट पे, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, बिकॉज वी आर अ मार्केट ऑफ 230 मिलियन पीपल। तो इसकी मार्केट की एक लोकल डिमांड है जो कि बहुत ह्यूज है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर गुड्स की। तो बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, दे जम्प्ड इन, और उन्होंने जो कि पहले बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोडक्ट्स में डील करते थे, कोई बाल्टी बना रहा है, कोई और मग बना रहा है किसी तरह का, तो they jumped in and they bring a lot of new molds और new designs, for example food containers की products हैं, आपको acrylic के बहुत सारे ऐसे tumblers और jugs वगैरह और भी value added products मिली। तो yes, we searched the whole market, हम बहुत सारे local players से मिले expertise की वजह से, and then we check कि there is a human resource available in the market जो कि हमारी चीज़ों को फुलफिल कर सकती है। So ये प्लेयर्स जो थे ये ऑलरेडी रॉ मटेरियल पाकिस्तान से ही ले रहे थे, या फिर इनको भी रॉ मटेरियल कंस्ट्रेन आया इनिशियली, या ये भी इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड करके फिर काम कर रहे थे? बिकॉज वो लोकल प्लेयर्स थे, उसमें से 95%, 99% जो लोग थे वो लोकल मार्केट के लिए डील कर रहे थे, तो दे डोंट माइंड बाइंग फ्रॉम द लोकल प्लेयर्स, बिकॉज वो लोकल लें या बाहर से मंगाएं उनको एक ही पड़ता है। बट फॉर अस हमें जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा फीजिबल पड़ता है, बिकॉज हम एक्सपोर्ट बेस करते हैं तो हमें ड्यूटीज़ वगैरह नहीं देनी पड़ती। तो दीज ऑल प्लेयर्स वर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बाइंग फ्रॉम लोकल। सो कैन यू नेम फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने सक्सेसफुली इस चीज़ को पाकिस्तान में प्रोड्यूस करा और लोकल डिमांड को भी कुछ हद तक केटर करा? पाकिस्तान के प्लेयर्स की अगर हम बात करें जो हमारे जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लोकली डील करते हैं, तो उसमें कुछ ब्रांड्स के अगर हम नाम लें तो अपोलो है, तवक्कल है, कीवी है, लवीना है, और बॉटल्स में सफारी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट दीज आर फ्यू जो कि लोकल मार्केट्स के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, आई थिंक मतलब मार्केट एग्जिस्ट करती थी, हमने अपनी विजिबिलिटी बनाई और हमने कहा कि ठीक है एक अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी और इन टर्म्स ऑफ कंट्री की ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि जब आप आएंगे मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सपोर्ट करेंगे, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो दे वो मल्टीपल एरियाज जहाँ पे वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट डेफिनेटली। सो अब अगर हम देखें कि जो हम जिस पे काम करते हैं जो कि मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, तो हाउ डज़ इट वर्क? मतलब क्या ये एक ही फिनोमेना है जिसके थ्रू हम मोल्डेड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, या दे आर मल्टीपल टाइप्स की जिसके थ्रू हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं? अगर हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में मोल्डिंग की बात करें, तो मोल्डिंग इज़ एनीथिंग जो आप एक मटेरियल को किसी सांचे में या मोल्ड में डाल के एक शेप देते हैं, एंड देन यू ब्रिंग इट आउट और वो एक प्रोडक्ट बन जाती है। दिस इज़ इफ़ वी गो इनटू वेरी वेरी बेसिक इन टर्म्स ऑफ मोल्डिंग क्या है। अब अगर हम प्लास्टिक की बात करें, तो प्लास्टिक मोल्डिंग में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्डिंग्स। उसमें फॉर एग्जांपल इंजेक्शन मोल्डिंग है, ब्लो मोल्डिंग है, एंड देन वी हैव कंप्रेशन मोल्डिंग एक्सेट्रा। हमारे जो प्रोडक्ट्स का इकोसिस्टम था, उसमें ज़्यादातर जो 99% प्रोडक्ट्स थी वो इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बनती थी। तो दैट्स व्हाई वी चूज इंजेक्शन मोल्डिंग, और उसकी हमने पहले 6 मशीन्स ली, एंड देन वी वेंट टू 46 मशीन्स इन टोटल। तो करंटली वी आर ऑपरेटिंग अराउंड 46 मशीन्स, एंड
अप्रॉक्सीमेटली 130 प्लस। अच्छा, अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर हमारा ये काम शुरू करना चाहता है, पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर, तो वो मशीनरी, रॉ मटेरियल कहाँ से ले? मतलब वो फार ईस्ट चले जाए रॉ मटेरियल के लिए, या वो चाइना चले जाए? क्योंकि आपने कहा कि पेट्रो बेस्ड है, तो फार ईस्ट जाना ज़्यादा बेहतर है या फिर चाइना जाना ज़्यादा बेहतर है? और मशीनरी के लिए डायरेक्ट चाइना चले जाए, या और भी एवेन्यूज़ हैं? जैसे आई थिंक कोरिया इज़ वन ऑफ द रीजन जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, और भी अभी हमारे पास कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ से वो ले सकता है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? अच्छा, रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसका 90% रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड ही होता है। तो अगर आप न्यू हैं और आपको उसके ज़्यादातर सप्लायर्स का नहीं पता, या आपके वॉल्यूम्स कम है, या आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो द बेस्ट एडवाइस इसके इनिशियली आप लोकल मटेरियल से काम करें। लोकल मटेरियल्स भी जो हैं वो होंगे इम्पोर्टेड ही, बट आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पे छोटे बैचेस में मिल जाएंगी, रादर कि आपको पूरा कंटेनर लाना पड़ेगा। मीनवाइल यू मीन टू से कि इंडेंटर वगैरह से आप इंपोर्टर से ले लें, इंडेंटर से ले लें। इट्स ईजी कि आपने एक बैग लेके टेस्ट कर लिया, इफ इट्स फाइन, आपने 10 और ले लिए, रादर कि आप पूरा कंटेनर लें। और उसके बाद अगर इफ़ दैट इज़ योर मटेरियल और अगर वो आपके पास सेट हो जाता है तो आप पूरा उसका कंटेनर ले लें। अच्छा, मीनवाइल अगर आप मशीनरी की बात करें तो मशीनरी में भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर हम न्यू की बात करें, ओल्ड इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो आप लोकल भी ले सकते हैं, चाइना से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू मशीन्स की बात करें तो आपको पाकिस्तान में कुछ ऐसे सेटअप्स मिल जाएंगे जो मशीन्स को मंगवा के रखते हैं, वही इम्पोर्टर्स हैं, और आप चाइना से भी ले सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू बाय लाइक 4-5 मशीन्स और आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़े से प्राइस ज़्यादा दे के पाकिस्तान में वो मशीन्स मिल जाएंगी जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। अपने पास उनकी जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यू कैन ऑल्सो गो इनटू चाइना, उसके कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं। हम लोग जो हैं वो साउंड मशीनरी की मशीन यूज़ करते हैं, हमारे पास कुछ जो हैं वो यूजूमी की भी हैं। सो हाउ आर द रिजल्ट्स? मतलब एफिशिएंट हैं, आप प्रोडक्शन अच्छी है, मतलब कंस्ट्रेंट नहीं आता? वी हैव बीन यूजिंग चाइनीज न्यू मशीन्स फॉर लाइक approximately 1.5 year, तो we are happy with it, the production people are happy with it, तो we believe, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्शन के लोग हैं वो भी पहले जो प्रोडक्शन हमारे स्टाफ है वो डिफरेंट कंपनीज से होकर आए, वहाँ पे उन्होंने जापानीज़ भी देखी हैं यूज़ मशीनरी, वहाँ पे उन्होंने कोरियन भी देखी हैं। तो उनसे जब भी हम फीडबैक लेते हैं और एनालिसिस लेते हैं तो दे बिलीव कि ये जो मशीन्स हैं they are working more or less the same capacity and giving the same results as any other machines, तो we believe कि आप चाइना से न्यू मशीन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत से लोग जो हमें देख रहे होंगे वो ये चाह रहे होंगे कि वो भी मतलब इस बिज़नेस में आए, प्लास्टिक मोल्डिंग में आए, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस बिज़नेस को या फिर इस काम को करने के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? क्या मशीनरी चाहिए आपको, क्या ऑक्सिलरी चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से वो रॉ मटेरियल है? तो व्हाट डू यू प्रपोज टू देम कि अगर वो ये लगाना चाह रहे हैं तो हाउ डू यू थिंक? अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक अगर आपने प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग लगानी है तो उसके लिए कुछ आपने मशीनरी और इक्विपमेंट चाहिए। उसमें नंबर 1 इज़ द मशीन, जो कि एक्चुअली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में देयर आर डिफरेंट रेंजेस, साइजेस अकॉर्डिंगली, जैसे फॉर एग्जांपल 60, 70, 80 टन से स्टार्ट होती है, दैट कैन गो फॉर लाइक 1000 ऑफ टन्स डिपेंडिंग ऑन योर एंड यूज एंड योर मोल्ड्स। इसके अलावा आपको ऑक्सिलरी मशीन्स चाहिए दैट गोना सपोर्ट योर मशीनरी इन डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। उसमें आपके पास चिलर्स हैं, आपको वाटर टावर्स चाहिए जो कि ओवरऑल सिस्टम को कूल डाउन करेंगे, प्लस आपको क्रशर्स हैं, आपको मिक्सर्स चाहिए, आपको डिह्यूमिडिफायर्स चाहिए, हॉपर ड्रायर्स, ऑटो लिफ्टर। दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स जो कि चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर यूटिलिटीज़ की बात करें तो इसमें जो मेजरली जो यूटिलिटी यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिक पावर है। बाकी आपको कुछ पानी की लाइन्स चाहिए, वो सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम में यूज़ होती हैं। प्लस आपको इन सर्टेन एरियाज़ जो है आपको कंप्रेस्ड एयर भी चाहिए, तो वो कंप्रेसर के थ्रू हो जाती है। तो मशीनरी में दीज आर मोर और लेस द बेसिक्स, और एंड देन आफ्टर दैट यू नीड रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स समवन हैविंग अ न्यू सेटअप वो लोकल मार्केट से प्रोक्योर कर सकता है। सो अच्छा, अगर एक बंदा है जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेट्स से जो आपने प्रोडक्ट्स गिनाया, ऑफ कोर्स ये एक लंबी रेंज है और इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगी। इसके अलावा जो है, आई मिस्ड वन पार्ट, आपको इसके अलावा मोल्ड्स भी चाहिए। मतलब वंस यू हैव द सेटअप एंड देन फॉर एवरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक्चुअली दैट्स द कोर ऑफ आपको मोल्ड चाहिए। यस, बिकॉज मोल्ड इज गोइंग टू डिफाइन एवरीथिंग फॉर द प्रोडक्ट। तो ये सेटअप तो बेसिक आपको चाहिए। उसके बाद अगर आपने जितनी प्रोडक्ट्स बनानी है उतने आपको मोल्ड चाहिए। अब आइदर आप अपना मोल्ड
बना के लॉन्च करेंगे अगर आप अपनी प्रोडक्ट खुद बनाते और हैं, डिज़ाइन या अगर आप किसी के लिए मोल्डिंग करते हैं विच इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, तो फिर आप उनके मोल्ड अपनी मशीन्स पे सो लगाएंगे। दैट्स बेसिकली ओवरहेड, जो हम ओवरहेड Overhead कहीं पे, yes. प्रोडक्ट चलाते हैं कि भाई हम अब हमारे प्रोडक्ट्स को चला दें, मोल्ड्स हमारे हों। यस, तो मार्केट में ये दोनों मॉडल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, हर कोई अपना एंड वी डिड द सेम इनिशियली कि हम नहीं बाहर चलाएं। वी डिड द सेम। तो मार्केट में जैसे ओवरहेड पे भी लोग मोल्डिंग कर रहे होते हैं और लोग अपनी प्रोडक्ट्स की भी खुद मोल्डिंग कर रहे होते तो इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि अगर एक बिजनेसमैन है जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है, तो क्या वो ये कर सकता है कि वो मल्टीपल मोल्ड्स ले ले इनिशियली और एक ही मशीनरी ले ले और उसी एक मशीनरी पे वो मल्टीपल मोल्ड्स चला के अपने प्रोडक्ट रेंज को कंप्लीट कर ले, और इनिशियली जैसे उसका कैपिटल उसके पास वर्किंग कैपिटल आता रहे, उसके पास जो है होल होता रहे, वो री इन्वेस्ट कर दे उसके अंदर? तो ये पॉसिबल है या फिर दिस हैज़ अ कॉम्बिनेशन टू गो विद? अच्छा, इट डिपेंड्स। जब हम प्लास्टिक मोल्डिंग की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स, हर मोल्ड हर मशीन की एक अलग जो है वो सेटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्सटाइल की बात करें तो उसमें अगर आप लूम्स ले लेते हैं तो फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ आपके पास एयर जेट लूम है या वाटर जेट लूम है, वो आप सर्टेन विथ की ले लें और उसके ऊपर आप बहुत सारी डिफरेंट जो क्वालिटीज़ ऑफ फैब्रिक है वो बना सकते हैं इन अ सर्टेन रेंज, बट उसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में एक मोल्ड से एक ही प्रोडक्ट बन सकती है और एक सर्टेन काइंड ऑफ मोल्ड साइज जो है वो एक सर्टेन काइंड ऑफ मशीन में जाएगा, उसमें एक रेंज है। बट अगर आप जो मोल्ड 100 टन की मशीन पे लगेगा उसको आप 500 टन की मशीन पे फिक्स करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। और इसका वाइस वर्सा भी है कि बहुत बड़ा मोल्ड बहुत छोटी मशीन पे भी नहीं लगेगा। तो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव इन टर्म्स ऑफ कि आप क्या करने वाले हैं, आपकी प्लान क्या है, आपको कितने पीसेस चाहिए, आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसका साइज़ क्या है, आपको कैविटी। इसका कोई जब इतनी बड़ी मार्केट है, इसकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ह्यूज है, तो इसमें सेटअप कॉस्ट क्या है? मतलब इनिशियल कैपिटल आपको कितना चाहिए होगा कि आप एक सेटअप लगा सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का? देखें, अगर एग्जैक्टली आप आज की तारीख में बात करें प्राइसिंग की, तो एक मोल्ड जो है वो बेसिकली इट कैन एवरेज मोल्ड कैन स्टार्ट फ्रॉम $5,000 एंड इट कैन गोज टू लाइक $50,000 तक भी जाता है। इससे महंगे भी मोल्ड होते हैं, लेकिन मैं एक आपको एवरेज बता। दिस गोज फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग, राइट? दिस गोज फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग। 50,000 जो मैं बता रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ पूरी, उसमें मल्टीपल मोल्ड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मशीन की बात करें तो मशीन, अगर आप 100 टन से मशीन स्टार्ट करें तो $15,000 से मशीन स्टार्ट होती है। मैं चाइनीज़ ब्रांड्स न्यू मशीन्स का बता रहा हूँ। 15,000 से मशीन जाती है। अगर आप 400 साढ़े 400 टन की भी बात करें तो ये 50,000 55,000 तक की मशीन न्यू चाइनीज़ मशीन आती है। इसमें वारंटी भी शामिल होती है 1 साल की, पार्ट्स की, स्पेयर्स की। इसके अलावा जो और छोटी मोटी ऑक्सिलरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल क्रशर हो गया, वो आपको 1 या 2 चाहिए होते हैं फ्लोर पे। मिक्सर्स हो गए, ये $1,000 $1,500 $2,000 तक के एक पार्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको कूलिंग टावर भी चाहिए होता है, तो वो $3,500 से $4,000 का एक इम्पोर्टेड आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अपने पास जो एक सेटअप लगा है उसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक हैंगर का मोल्ड है 4 कैविटी का, वो $5,000 साढ़े $5,000 का मोल्ड है और उसको हम $48,000 की मशीन पे चलाते हैं। तो बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा सेटअप है, कितनी टनेज की मशीन है, आप कौन सा मोल्ड किस पे लगाओ। तो दिस इज़ वन एग्जांपल जो हम चला रहे हैं, $48,000 की मशीन विद $5,000 का मोल्ड। अब इट कैन बी अ डिफरेंट सिनेरियो के $20,000 का मोल्ड और $40,000 या $20,000 की मशीन। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कैलकुलेशंस क्या हैं। टेक्सटाइल में यूजुअली प्रोडक्शन साइकिल काफ़ी लंबा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी अक्सर निकल जाती है। प्लास्टिक में क्या ये साइकिल श्रिंक हो जाता है, शॉर्टन अप हो जाता है? प्रोडक्शन की अगर बात करें तो टेक्सटाइल में डेफिनेटली काफ़ी प्रोसेस होते हैं, डाइंग, वीविंग, यार्न मैन्युफैक्चरिंग। बट यूजुअली प्लास्टिक के अंदर प्रोडक्शन साइकिल्स शॉर्ट होते हैं और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1 स्टेप या 2 स्टेप के बाद मैन्युफैक्चर हो जाती है। जैसे आपने पॉलीमर जो है इंजेक्शन मशीन में डाला, उसमें कुछ शॉर्ट्स उसमें किए एंड देन यू हैव द प्रोडक्ट, आप उसको असेंबल कर सकते हैं। अनलेस कि कोई बहुत ही आपकी डिटेल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के 7-8 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बन रही है या वो डिफरेंट उस पर एप्लीकेशंस होनी है, फॉर एग्जांपल वेलवेट हैंगर। अदरवाइज प्लास्टिक की मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डन विद इन मिनट्स। सो बेसिकली दिस हैज़ टू गो ऑन द इनिशियल स्टेज के आप जब स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस मॉडल को, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट, और उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या इक्विपमेंट लेना है, मशीनरी क्या लेनी है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स के एक बंदे को अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसको ट्रेंड भी पकड़ना है, क्योंकि अगर ट्रेंड निकल गया उस प्रोडक्ट का तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं।
सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक कि एक प्रोडक्ट को मैं डिज़ाइन करूँ एंड टू एंड और उसको लॉन्च करूँ, तो इसमें कितना स्पैन चाहिए? एक न्यू अगर कोई बंदा देख रहा है, बोलता है यार मुझे लेट्स से बॉटल बनानी है, अब बॉटल जो आज ट्रेंडिंग में हो सकता है 6 महीने साल बाद वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, सो उसको अगर वो लॉन्च करता है तो उसके पास क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मैं इस टाइम फ्रेम में लॉन्च करूँ तो आई विल कैच द ट्रेंड? इसमें अगर आपके पास प्रोडक्ट का डिज़ाइन रेडी है, इफ़ यू हैव द डिज़ाइन रेडी, लेट्स सपोज हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उसका जब आप डिज़ाइन मोल्ड मेकर को भेजेंगे तो ही माइट कैन टेक 10 to 15 डेज उसका मोल्ड का 3D बनाने के लिए, मोल्ड को डिज़ाइन करने के लिए। वंस आपको अप्रूव करते हैं सारी कॉस्टिंग वगैरह, तो 15 दिन उसके लगा लें, तो मोल्ड मेकर कहीं भी जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने लेगा मोल्ड को फाइनलाइज करने के लिए। उसके बाद वो आपको सैम्पल्स भेजेगा, आप उसके सैम्पल्स को चेक करेंगे। आइडियली अगर वो सैम्पल पहले शॉट में ही अप्रूव हो जाता है तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हर न्यू सैम्पल टर्न के लिए तकरीबन 15 दिन चाहिए। तो 2 से 3 महीने आप मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लगा लें, 15 दिन आप मोल्ड डिज़ाइन के और एक रिव्यू के लगा लें, तो 4 महीने तो ऑलरेडी हो गए, प्लस 1 महीने आप ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान लगा लें। तो इट्स गोना टेक अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 months फॉर वन प्रोड्यूस द फर्स्ट बैच टू हैव एटलीस्ट द मोल्ड इन पाकिस्तान, और Okay. आप उस पर काम करें। तो दिस इज और इतना ही लगता है, आमतौर पे 5 से 6 महीने लगते हैं। एंड दैट्स इंक्लूडिंग कि आपका जो भी सिस्टम ग्लिचेस होते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल डिलेज भी हो सकते हैं और कोई मैल फंक्शन भी हो सकती है विद इन ड्यूरेशन, तो उसमें अगर आप ऐड ऑन करें तो मतलब महीना डेढ़ आप और सेफ साइड पे वो अलग है इसमें, मतलब इट कैन टेक फर्दर, बट 5 to 6 months इज द मिनिमम। ओके, दैट्स फ्रॉम चाइना। अगर हम पाकिस्तान से ही काम करना चाहें तो पाकिस्तान से हम ये काम करना चाहें तो प्रॉब्ली पीपल माइट थिंक कि हम वो 30 डेज जो हैं वो बचा लेंगे फ्रेट के, Apparently. बट ऑन द अदर एंड के पाकिस्तान में आपको जिस तरह के काम होता है आमतौर पे, या जिस तरह के प्रोफेशनल टाइमलाइंस दी जाती हैं, वो डेफिनेटली है कि वो हम जो prolong है हो जाती उसको है। मिस कर देंगे डेफिनेटली। हम 3 दफ़ा काम कर चुके हैं पाकिस्तान में स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज मैन्युफैक्चरर्स के साथ, बट जो टाइमलाइंस थी वो मोर और लेस कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती So है। that's because कि वो प्रोफेशनली हुआ था, मतलब प्रोफेशनल डिले था, या वो टेक्निकल एक इशू था? क्योंकि अगर एक टेक्निकल इशू है तो यू कांट डू मच अबाउट इट, लेकिन अगर एक ऑपरेशनल डिले है, मैं अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से कोई कमिटमेंट मीट नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक दैट्स अ सेपरेट थिंग। सो व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ दैट डिले? आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज। ओके, चाइना में एक मीडियम साइज मोल्ड मेकर भी जो है वो महीने के 100-150 मोल्ड्स बनाता है, एंड पाकिस्तान में एक मीडियम साइज मोल्ड मेकर जो है वो शायद 10-15-20 मोल्ड बना रहा होगा। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि चाइना में चीज़ें बहुत क्विकली हो जाती हैं, प्रॉब्ली कोरिया में भी एज वेल, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा टाइम लग जाता है उन चीज़ों में। हमारे पास उस लेवल का स्किल सेट नहीं है जो चाइना में है। जैसे आपने बोला कि मशीन पे फोकस करे और उसकी तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, सो डू यू थिंक कि इतना ही ज़रूरी डिज़ाइन भी है? क्योंकि एक अगर मैं प्रोडक्ट के डिज़ाइन में ही फ्लॉ है और मैं उसको प्रोड्यूस भी कर दूँ और बाद में जाके वो फेल हो जाए फंक्शनैलिटी पे, तो व्हाट डू यू थिंक डिज़ाइन इज़ वर्थ गिविंग अ ट्राई? देखिए, जितना इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इक्विपमेंट का है, या इस प्रोसेस में इक्विपमेंट का होना इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह मोल्ड और उसका डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपका मोल्ड है वो उसमें कोई एरर डिज़ाइनिंग के हवाले से ना हो, और वो प्रॉपर्ली टेस्टेड हो, और उसके बाद जब आप उसको प्रोडक्शन में लाएंगे तो दैट विल मेक द डिफरेंस। बिकॉज अगर वो मोल्ड में कोई प्रॉब्लम आता है, पूरे दिन की प्रोडक्शन आपका स्टॉप डाउन कर, तो कंसिडर मोल्ड एज पार्ट ऑफ द मशीन रादर के यू कंसिडर इट एज अ सेपरेट एंटिटी। तो आई वुड से कि फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, यू शुड बी एट अ प्लेस जहाँ पे वर्कमैनशिप आपको प्रॉपर मिल सके, योर मोल्ड शुड बी टॉप नॉच, एंड मतलब यू नीड टू कीप अप विद टेक्नोलॉजी की। दुनिया में क्या हो रहा है रादर के पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, कि चाइना में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है। तो एज लॉन्ग एज यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द टेक्नोलॉजी, इट्स गोइंग टू बी एन ईजी पाथ। ग्रेट। अच्छा, प्लास्टिक में जैसे आप बोल रहे हैं कि न्यू डिज़ाइन ला सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो इसमें इसको मटेरियलाइज कैसे करते हैं? जैसे डेनिम में तो हैंगर्स बन गए या बेडशीट बन गई, तो इसकी सैम्पलिंग कैसे होती है, प्रोटोटाइप क्या बनता है, किस तरह बनता है? लेकिन प्लास्टिक में तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही मोल्ड से होती है, तो ये तो वाइबल नहीं है कि आप हर दफ़ा पहले मोल्ड बनाएं और फिर सैम्पल करें, क्योंकि उसमें गलती भी हो सकती है। तो इसका जो दूसरा तरीका होता है, जो एक्चुअल फ्लोर पे काफ़ी कंपनीज जो एडवांस काम कर रही हैं उनके पास 3D प्रिंटर्स होते हैं। तो यूटोपिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूटोपिया की एग्जांपल दूँ तो हम लोगों के पास मल्टीपल 3D प्रिंटर्स हैं,
और हम उसके ऊपर अपने आइडिया को वैलिडेट करते हैं। पहले 3D उसके मॉडल्स बनते हैं, उसकी कंप्यूटर सिमुलेशंस होती हैं पहले। जब कंप्यूटर सिमुलेशन से हमें आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशन, फंक्शनैलिटी क्या, इवन ब्रेकिंग पॉइंट्स तक हमें पता लग जाते हैं। उसके बाद जाके हम उसको 3D प्रिंट करते हैं। 3D प्रिंट में वो एक्चुअल एक फॉर्म ले लेता है प्रोडक्ट अपनी, और ऑल्दो कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसकी स्ट्रेंथ वगैरह की, लेकिन स्टिल हमें 90% ऑफ द आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट का लुक एंड फील एंड फंक्शनैलिटी क्या होगी। उसको हम अपने पास टेस्ट करके, हमारी इन हाउस जो डिज़ाइनर टीम है और प्रोडक्ट डेवलपर्स की टीम है, वो उसको डेवलप करके, टेस्ट करके, उसके बाद हम मोल्ड का गोएड देते हैं। उसके बाद मोल्ड अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह 99% ऑफ द केसेस में हमें सक्सेसफुल हुए कि जो हम रिजल्ट्स ड्राइव कर रहे होते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो ही फिर एंड प्रोडक्ट में या एंड मोल्ड में होते हैं। सो जैसे पाकिस्तान में एक थोड़ा सा एक कल्चर है कि आप यूज़ मशीनरी में पहले चले जाएं यूज़, और फिर उसके बाद जब आप कुछ कैपिटल जनरेट कर लें, उससे वर्किंग फ्लो आपके पास आ जाए, तो फिर आप नई मशीनरी ले लें। सो वुड यू अर्ज कंसिडरिंग द टेक्निकलिटी ऑफ मोल्ड के बंदा चाइना से पहले यूज़ मोल्ड ले और फिर काम शुरू करें, या इट इज़ मोर अर्ज्ड कि आप नया मोल्ड लें और फिर उससे डायरेक्ट आप काम शुरू करें? पाकिस्तान में जहाँ तक यूज़ मशीनरी की बात है, तो एक ट्रेंड था पहले कुछ टाइम पहले तक कि लोग यूज़ मशीनरी लेते थे, और वो यूजुअली जो है वो जापानीज़ ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड और जर्मन ब्रांड्स वगैरह की होती थी। बट अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, लोग न्यू मशीनरी पे जा रहे हैं, चाइनीज़ न्यू मशीनरी पे, बिकॉज दे आर कॉस्ट फ्रेंडली। और आई थिंक इकोनॉमिक एक पॉलिसी शिफ्ट भी आया है कि आप वैल्यू एडिशन पे काफ़ी पाकिस्तान में काम हो रहा है कि आप रॉ मटेरियल लें, उसमें वैल्यू ऐड करें, फिर एक्सपोर्ट करें। गवर्नमेंट उस पर भी सपोर्ट कर रही है कुछ न्यू कमर्स को? गवर्नमेंट न्यू मशीनरी पे सपोर्ट करती है, स्टेट बैंक की एक पॉलिसी है, तो इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड तो वो उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मीनवाइल न्यू मशीनरी के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं कि उसका डाउन टाइम शुरू में काफ़ी साल नहीं आएगा इतना ज़्यादा कंपेयर टू अगर आप पुरानी मशीन्स पे जाएंगे। और अब जो न्यू लोग यहाँ पे काफ़ी सारे जो सेटअप्स हैं जो ऑलरेडी इंजेक्शन मोल्डिंग करते थे, उनमें जिनके पास पुरानी भी थी, अब भी वो जो है वो न्यू मशीन्स पे जा रहे हैं, ड्यू टू वो 2-3 साल तक आपको इतना तंग नहीं आई थिंक करेगी। वो फिर एनर्जी एफिशिएंट भी होंगी, क्योंकि अगर आप नई मशीनरी लोगे तो वो आपको एक कंपैरेटिव लॉन्ग पीरियड तक एक अच्छी एफिशिएंट प्रोडक्शन देंगी। सो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया जब आप लोगों ने नई मशीनरी से? हम लोगों ने जो न्यू मशीनरी एक्वायर की थी उसके अंदर दे वर सर्वो बेस्ड, ऑल्दो के दे वर हाइड्रोलिक, जो यहाँ पे भी सारी हाइड्रोलिक यूज़ होती है। यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया जाता है पुरानी मशीन को, वो सर्वो ड्राइव, बट वो उसमें वो एफिशिएंसी लेवल्स नहीं आते। हमारे पास जो मशीन्स हैं, जो उसकी डेटा शीट आई थी उसके अकॉर्डिंगली इस वक्त वो अपनी 35% पावर पे चल रही है, तो इट्स लाइक 65% ऑफ पावर दैट वी आर सेविंग। तो येस, द टेक्नोलॉजी कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बोथ मशीन्स एंड इन टर्म्स ऑफ मोल्ड्स। अगर मोल्ड्स आप यूज़ ले रहे हैं तो वो तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस साइकिल के आप उस मोल्ड से क्या करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो वो तो आप फिर यूज़ मोल्ड नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपने एक एग्जिस्टिंग चलती हुई प्रोडक्ट लेके उसको चलाना है तो देन यू कैन सी कि मोल्ड की क्या लाइफ है, किस तरह चला हुआ है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लान। ओके, जैसे हम काफ़ी टाइम से अब प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, हमारे एक स्किल सेट भी बन गया है। तो जब हमने शुरू किया था 6 मोल्ड से, और अब एज वी टॉक, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? मतलब डू वी हैव अ ग्रेट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स? हम इन हाउस भी बना रहे हैं, हमारे कुछ बाहर भी चल रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास एज एन मशीनरी क्या कैपेबिलिटी है एज ऑफ नाउ? बैक इन 2020 लाइक जुलाई अगस्त हमारे पास 6 मोल्ड्स थे और अप्रॉक्सीमेटली 6 मशीन्स थी, बट नाउ वी डू हैव अराउंड 46 मशीन्स, इंजेक्शन मशीन्स रेंजिंग फ्रॉम 90 टन्स टू 400 टन्स। और इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 135 प्लस मोल्ड्स हैं, कुछ मोल्ड्स स्टिल डेवलपमेंट में, तो अप्रॉक्सीमेटली बाय एंड ऑफ दिस ईयर विल बी लाइक 160-170 मोल्ड्स। तो दिस इज़ द एग्जिस्टिंग साइज दैट वी आर डूइंग। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन जो है वो महीने के अप्रॉक्सीमेटली 60 कंटेनर्स ऑफ 40 फीट की कैपेसिटी है, एंड प्रॉब्ली बाय 2-3 मंथ्स हम इसको रेस करके 70 to 80 to 90 कंटेनर्स पर मंथ पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारी जो है वो हमारी 12 मशीनें और आ रही हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली बाय द नेक्स्ट क्वार्टर we'll be having that. So is this as part of the plan कि अगर हम कुछ 2023 में कुछ हम करने जा रहे हैं, मतलब हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं कुछ के जिसकी वजह से हम ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अपनी मजीद बढ़ा रहे हैं इस डोमेन में? देखिए, अगर हम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करें और कंज्यूमर गुड्स की बात करें, तो देयर इज़ एन नेवर एंडिंग फील्ड। इसमें न्यू प्रोडक्ट्स आती रहती हैं,
हर थोड़े दिन बाद एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसका एक Replace हो जाएगी। न्यू वर्जन आता है, रिप्लेस हो जाता है, मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करता है, तो देयर इज़ अ ह्यूज रूम टू प्ले। तो द सेम कि हमारे पास जो है कुछ डेवलपमेंट्स लाइनअप हैं फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर्स, तो उसकी बेसिस पे हम अपनी कैपेसिटीज़ को एनहांस कर रहे हैं एंड टू मेक द प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट देम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, बहुत से जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट भी है, उनके पास आइडियाज़ भी हैं, लेकिन ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यूरोप की हैं, यूएस की हैं, कुछ उन रिक्वायरमेंट्स की वजह से लोग थोड़ा सा कतराते हैं कि यार इस डोमेन में ना जाया जाए, स्पेशली फूड ग्रेड में। तो हमने जब अपनी प्रोडक्ट रेंजेस कही तो उसमें हमारी फूड ग्रेड की जो रेंज है उसमें हमें कोई चैलेंज आया, हमने कोई सर्टिफिकेशन लिया या हमने कोई टेस्टिंग करवाई हो उसके लिए, तो डिड वी इनकाउंटर सच चैलेंज? अच्छा, प्लास्टिक में जो है वो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स होते हैं अगर हम फूड ग्रेड की बात करें। वन इज़ द नॉन फूड ग्रेड मटेरियल। फॉर एग्जांपल आपने एक हैंगर बनाना है या आपने एक साइकिल बनानी है, तो उसके ऊपर आप नॉन फूड ग्रेड पे भी जा सकते हैं, ऑल्दो कि वो वर्जिन मटेरियल होगा, प्योर मटेरियल होगा, बट स्टिल इट्स नॉन फूड ग्रेड। इसके अलावा प्लास्टिक में जो है फूड ग्रेड मटेरियल्स भी आते हैं एंड देन हम जितनी भी प्लास्टिक की फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स करते हैं उसके अंदर हम वही उसके बैचेस यूज़ करते हैं, वो ब्रांडेड या मिडिल ईस्ट का होगा या चाइना का होगा या फार ईस्ट का होगा। तो उन स्पेसिफिक उन प्रोडक्ट्स की जो फूड ग्रेड होती हैं उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट्स को यूरोप में सर्टिफाई करवाया, वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है सारा। और उसमें यहाँ पे जो कंपनीज हैं इंटरनेशनल SGS हो गई, इंटरटेक हो गई, उनके पास भी उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो जब हम उनको हैंड ओवर करते हैं अपनी टेस्टिंग, तो वो फिर अपने काउंटर पार्ट्स को यूरोप में या किसी और जगह चाइना पे भेजते हैं टेस्टिंग। तो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं जो फूड ग्रेड की हैं वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे टेस्टेड दे आर सर्टिफाइड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और अगर कोई लोकल करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोसेस, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा आपने समझना पड़ेगा, बट इट्स वेरी मच पॉसिबल। हम पाकिस्तान से ही कर रहे हैं ये सारी प्रोडक्ट्स, तो एनीवन हु इज डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट्स कैन फॉलो द सेम पाथ। आई थिंक सो इट्स क्वाइट इनकरेजिंग, जो भी अगर हमारा व्यूअर देख रहा है इसको करना है काम, तो उसके लिए एक कंस्ट्रेंट तो आई थिंक दूर हो जाना चाहिए कि इट्स अ फार क्राई। ये फार क्राई नहीं, आप आराम से इसकी सर्टिफिकेशन पढ़ के, आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट्स भी हैं इसकी, यूरोप की और यूएस की, जहाँ पे आप जाके उनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, आप यूरोपियन वेबसाइट्स हैं, आई विल पोस्ट द लिंक एज वेल, आप उसको देख सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द प्लान्स, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स कंसिडरिंग प्लास्टिक डोमेन? प्लास्टिक डोमेन में एज वी जस्ट डिस्कस के प्लान्स जो हैं वो अभी हम कुछ मशीनरी और एक्वायर कर रहे हैं एंड इट माइट रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी टू लाइक 20-30% मोर। आर वी गोइंग इनटू अनदर टाइप ऑफ मोल्डिंग लाइक ब्लोइंग और अदर तरीके की दूसरी? एज ऑफ नाउ हमारा ब्लो या कंप्रेशन मोल्डिंग की तरफ जाने का प्लान नहीं है, बट येस वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल अभी हम PP, ABS वगैरह करते हैं, बट इन द फ्यूचर वी आर गोइंग इनटू एक्रेलिक, वी आर गोइंग इनटू transparent PPMA kind of products. We are going into silicone products. So that is the plan so far. Staying in injection molding and try to use different kind of material. इस सेटअप को कौन लगा सकता है? मतलब आपने इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताई कि और अराउंड आपको $80,000 आपको चाहिए, तो आप ये इन्फर कर रहे हैं या फिर कोई भी बंदा इसको लगा सकता है? इसको वो लोग लगा सकते हैं जो फॉर एग्जांपल इम्पोर्टर्स हैं प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स से, वो कहीं और से मंगा के इस पे काम करते हैं तो वो मंगा लें, या वो लोग जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फॉर एग्जांपल लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स, तो वो भी लगा सकते हैं और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट से देख के। तो देयर इज़ स्टिल अ बिग रूम। और फॉर एग्जांपल कोई ब्रशेज़ मंगा रहे हैं, टॉयज़ हैं, कप्स हैं, इस तरह की चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। तो जो भी शख्स इसको लगाना चाहता है वो अपनी फिजिबिलिटी देखे, उसका कोई ना कोई तो ऑब्वियसली लिंक होना चाहिए प्लास्टिक इंडस्ट्री से। अगर कोई लगाना चाहे तो मिनिमम वाइबिलिटी जो है वो तकरीबन 3 से 5 मशीन्स की है। उसमें इट डिपेंड्स कि आप कितने साइज़ की लेते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया डिफरेंट मशीन। बट अगर आप $25,000 की मशीन की भी बात करें, 3 मशीनें लें आप, तो $75,000 बनते हैं, जो कि 200-250 टन की या 250 टन की मशीन आपको मिल जाएगी। क्रशर आप $1,000 का लगा लें, 1,000-2,000 का। इसी तरह मिक्सर भी आप 1,000-2,000 का, कूलिंग टावर आप अगर एक $4,000 का लगाएं तो ये $80,000 का एक सेटअप बनता है मशीन्स का विद ऑक्सिलरीज। 80,000 से मैक्सिमम ये $1,00,000 तक जा सकता है।
तो दिस इज़ अबाउट द मशीन। फिर बाकी जो आपकी जगह है और वो तमाम, इसमें 4-5 आप 3-4 मशीनों से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वो सारी मशीन इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकती हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड इन एनी वे। सो आई थिंक जो हमने पिछले 2-3 साल में एक्सपीरियंस करा उसके बेस पे व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन टू एक एंटरप्रेन्योर जो हमारा एक SME का एंटरप्रेन्योर है, वो अगर इसमें आना चाहते हैं तो कौन से ऐसे पिटफॉल्स हैं जो आप चाहेंगे कि वो अवॉइड करें एंड ही कैन ग्रो इन एट अ रैपिड पेस? आई वुड सजेस्ट कि अपना जो स्टडी है उसको पूरा करें और अपनी फिजिबिलिटी को पूरा करें और मेक श्योर कि जो आप कर रहे हैं उसको एंड टू एंड आपको उसका आइडिया हो। प्लस वी पर्सनली सजेस्ट पीपल कि आप न्यू मशीनरी पे जाएं कंपेयर टू ओल्ड मशीनरी, क्योंकि जब आप कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ऑलरेडी इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं and then you need to take care of all of them. So if you have a new machinery, so that's one less thing that you need to take care of compared to having an old equipment. उसमें इतने सारे मसले आते हैं। Plus you cannot start injection molding with 1 or 2 machines क्योंकि वो viable नहीं है आपके लिए, आप उसके लिए chillers वगैरह लगाएंगे। तो rather go for like 5 to 6 machines or at least minimum 5 machines to start with. And if अगर आप नहीं लगा सकते और आप कह रहे हैं कि मुझे एक मशीन के you have the capital, तो rather go for you can own your molds and then you can manufacture it on some outsource basis. थैंक यू सामा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई थिंक मेरे लिए भी काफ़ी इंसाइटफुल था ये कि बहुत सारी चीज़ें मैंने भी खुद सीखी एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, उन्होंने भी यकीनन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से गैदर की होगी और वो भी इस चीज़ में, इस इनिशिएटिव में पार्ट बनेंगे और पाकिस्तान की GDP में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो आई एम ग्लैड दैट वी हैड दिस सेशन एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम मोर इन द फ्यूचर एज वेल। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमारी इस सीरीज़ में मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी और हम इस सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखेंगे और आपको मज़ीद डोमेन्स जो यूटोपिया के उसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड and we'll see you in the next video.